ये क्या करने लगे थे तुम? वलीद शाह को किसी ने पकड़ा जो रास्ता क्रॉस करके सुल्तान मेंशन के पास जाने का इरादा रखता था। जुनेद खानज़ादा तुम यहाँ? वलीद हैरान हुआ था उसे दुबई में देखकर, जबकि वो दोनों लंदन में एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थे। इतने वक्त के बाद रूबरू होना हैरत का मकाम था दोनों के लिए। हाँ, मैं बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ यहाँ, पर तुम्हारा यूं इस तरह खड़े होकर इस मेंशन को घूरना थोड़ा अजीब लगा तो मैं रुक गया। ये जगह हम जैसे लोगों के जाने की नहीं है। क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? वो फिक्रमंदी से अपने दोस्त को देखते बोला। मुझे वहाँ जाना है, उस शख्स से मिलकर ये पूछना है कि क्यों रखा है उसने मेरी महानूर को यहाँ। वलीद शाह अजियत से बोला। वो जान चुका था कि महानूर उस जगह पर है। प्लीज़ वलीद शाह, जल्दबाजी मत करो। इन लोगों के मुंह लगना फजूल है। ये मुंह से कम और गोली की जुबान ज़्यादा बोलते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए ये जगह नहीं है। जुनेद खानज़ादा ने उसे समझाने की कोशिश की। अच्छा है, मार दे मुझे, कम अज़ कम जिस दर्द और अजियत में मैं हूँ वो तो कम हो। वलीद शाह दुख से बोला था। अल्लाह ना करे, ऐसे नहीं कहते। आओ यार तुम मेरे साथ। वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले गया। उस वक्त तो वलीद जुनेद के कहने पर वहाँ से लौट आया, पर वहाँ दोबारा जाने का इरादा रखता था, क्योंकि अब इसके अलावा कोई और रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। जुनेद खानज़ादा उसे समझाता रहा कि कोई मदद नहीं कर सकता उसकी, यहाँ तक कि पुलिस भी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब सुल्तान के ग़ुलाम हैं। उस वक्त तो वो ठहर गया, पर दुबई छोड़ने का कोई इरादा ना रखता था जब तक महानूर को ना देख ले। जुनेद ने उसे कहा कि वो चले उसके साथ, उसकी फैमिली से मिले, पर वलीद ने माजरत की, क्योंकि उसकी हालत ऐसी ना थी कि जुनेद के बीवी बच्चों से मिल सकता। जुनेद के जाने के बाद वो होटल रूम में बैठा आगे का सोचने लगा। अभी वो सोच ही रहा था कि क्या करे। पाकिस्तान से आने वाली कॉल उठाई, जहाँ से उसे पता चला कि हैदर शाह को दोबारा हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। उनकी तबीयत खराब है। फुफ्फो की जुबानी ये सुनकर उसने फ़्लाइट बुक करवाई वापस जाने के लिए। उसका अंदर रो रहा था अपने पापा। वो कुछ नहीं कर पाया था अपनी मोहब्बत के लिए, मजबूरन उसे वापस जाना पड़ रहा था पाकिस्तान। वो हैदर शाह के मामले में कोई लापरवाही नहीं कर सकता था, इसलिए वापस जा रहा था। हसरत से देख रहा था वो एयरपोर्ट पर खड़ा दुबई को, नम आंखों से, इस बात से बेखबर कि किस्मत ने उसे बदतरीन मौत से बचाकर वापस उसको दुनिया में भेजा था। और ये उस मेहरबान ज़ात अल्लाह की बदौलत हुआ था जिसकी मसलहत ने उसे बचा लिया था। मेरा ख्याल है फ़िल्म नेक्स्ट वीक में रिलीज़ होनी है। बेहतर होगा हम पाकिस्तान में हो, वरना हमारी वतन परस्ती पर सवाल उठेगा कि अपनी फ़िल्म की प्रमोशन नहीं कर रहे। साथ ही ये बात भी गर्दिश करेगी, खुद बाहर मुल्क बैठे हैं जबकि फ़िल्म रिलीज़ पाकिस्तान में हुई। दाऊद सिद्दीकी ने कहा तो निमरा खान ने भी उसकी बात से इत्तफाक किया। वो उसके साथ उसके होटल रूम में थी। हराम मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद दोनों ही मदहोश पड़े थे। साद मलिक भी यही कह रहा है, निमरा खान ने कहा। कल की बुकिंग करवाते हैं, दाऊद ने कहते साथ ही पूछा और तस्दीक भी की। ठीक रहेगा, मैं भी अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहता हूँ। और वाकई निमरा खान की बात पर वो मोबाइल कान से लगाता अपने सेक्रेटरी से बुकिंग के लिए बोला। दाऊद सिद्दीकी के अलावा कई मर्द बैक वक्त उसके ताल्लुक में थे। उन दिनों दोबारा अरूज उसका आने वाला था, जिसको सोच कर ही वो खुश हो रही थी। कुछ देर बाद दाऊद सिद्दीकी बोला, वैसे सुल्तान से बात हुई तुम्हारी? आखिर तुम्हारी बेटी उसकी मलका बनी है इन दिनों। लानत भेजो उस पर, किसी काम का नहीं वो। उसका रिस्पॉन्स ज़ीरो रहा। क्या फ़ायदा, उल्टा मेरा नुकसान हो गया। निमरा खान ने बाल झटके और उसकी बात पर दाऊद सिद्दीकी की हंसी छूटी। गुस्से से आंखें दिखाने लगी तो वो संभला। वो क्यों? मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरी बेटी को छीन गया ये शख्स, अब मलका बनाने के बाद कैद कर देगा। मुझे क्या फ़ायदा होगा? निमरा खान गुस्से से बोली। अपनी बेटी की कीमत मांग लो, करोड़ों देगा सुल्तान। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, दाऊद सिद्दीकी ने मशवरा देते कहा। उसके मशवरे पर वो दांत पीस कर रह गई। उसके पास दौलत की कमी हो या ज्यादती, मुझे क्या फ़ायदा सुल्तान से? वो बेनियाजी से बोली। फिर ऐसा भी क्या हो गया जो तुम ऐसा बोल रही हो? उसने पूछा, क्योंकि निमरा खान की बातें अधूरी लगी थी उसे। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ नहीं देगा वो मुझे, एक फूटी कोड़ी भी नहीं। एक फेवर तो दिया नहीं, पैसे मांगकर दुश्मनी क्यों मोल ले लूँ मैं उस शख्स से? निमरा खान ने चिढ़ कर कहा, वैसे तुम्हें कहना चाहिए था कि ये फूल मेरी खेती का है। कम अज़ कम कुछ तो तुम्हें भी मिलना चाहिए था उससे। दाऊद सिद्दीकी कमीनी हंसी हंसते बोला।
वैसे दाऊद सिद्दीकी, तुम कमीनों के कमीने ही रहना, तुम्हारे सुधरने के चांसेस कोई नहीं है। निम्रा खानम के हंसते हुए बोली, काश मैं खुद भेजती मानूर को उसके पास, तो बहुत बड़ी कीमत वसूल करती उससे। पर सुल्तान ने ही पसंद किया था पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान, तो सारा क्रेडिट उसका खुद का है, मुझे क्यों देगा वो कुछ। वो दिल ही दिल में अफसोस करते बोली, चौधरी याद रखना, एसएसपी को एनओसी मत देना फौरन जाने के लिए। वो रेड रूम के पास पहुंचा ही था जब पाकिस्तान से कॉल आई थी सुल्तान को, जिसकी वजह से वो अंदर जाने की बजाय बाहर टेरेस की तरफ आकर कॉल उठा गया। सलाम दुआ के बाद वो पहला ज़रूरी जुमला यही बोला, क्योंकि चौधरी उसे बता रहा था कि उसको फोर्स किया जा रहा है, क्यों अजलान शाह की एनओसी बार बार नामंजूर की जा रही है, जबकि डिपार्टमेंट की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है उसे जाने की, जिस पर सुल्तान ने साफ इनकार किया। उसे रोक दिया गया। बिल्कुल, जो तुम्हारा हुक्म था वही हुआ है सुल्तान, चौधरी ने बताया। एसएसपी सिर्फ मेरा एक गिरोह पकड़ा है और खुश हो रहा है, बेवकूफ़, शायद मुझे जानता नहीं। उसने मेरा एक गिरोह पकड़ा और मैं यहाँ उसके 4 आदमी मार चुका हूँ, उसने मगरूर लहजे में कहा। चारों एजेंट तुमने आइडेंटिफाई कर लिए? चौधरी हैरान हुआ उस लम्हे। हाँ बस चौधरी, सोचता हूँ पाकिस्तान में आकर तेरे उस एसएसपी को मारता हूँ, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा, सुल्तान ने फखरिया लहजे में कहा। ताकत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था उसके। वो मुल्क के बड़े पहुंचे लोगों को खरीद चुका था, उनकी सियासत को चमकाने की आड़ में। क्या मतलब सुल्तान, तुम पाकिस्तान आना चाहते हो? चौधरी ने पूछा हैरत से भरपूर लहजे में। हाँ, ये इंतज़ाम तुम करोगे चौधरी, आखिर तेरी सियासत चमकाने में भी तो मेरा ही हिस्सा है ना, सुल्तान ने कहा। बेफिक्र हो जाओ, कब सुल्तान हमें मौका दोगे अपनी मेहमान नवाजी का, चौधरी ने इश्तियाक से कहा, लहजा खुशगवार बनाते हुए, जबकि अंदर ही अंदर चौधरी फिक्रमंद था कि वो पाकिस्तान क्यों आ रहा है। जल्द ही कुछ करना होगा, जल्द ही बताता हूँ, फिलहाल यहाँ कुछ काम है, सुल्तान ने कहा। इंतज़ार रहेगा तुम्हारा, चौधरी ने कहकर कॉल काट दी और कुछ देर सोचता रहा। फिर रेड रूम की तरफ बढ़ा जहाँ वो हसीना उसके इंतज़ार में थी। सर, हमारे चारों एजेंट मारे गए, अजलान शाह ने अफसोस से कहा, चीफ के सामने बैठा। मिशन का चीफ उनका डीआईजी ही था। ये बहुत बड़ा लॉस है हमारा, डीआईजी साहब बोले। मुझे अफसोस है सर, मिशन फेल हो गया अजलान। उनके माथे पर बेइंतहा शिकने थी, फिक्र और परेशानी की। नो सर, मेरी आखिरी सांस जब तक मेरे जिस्म में है ना, मिशन फेल नहीं हो सकता। ये जॉब, ये मुल्क, ये प्रोफेशन, इश्क है मेरा, इश्क आखिरी सांस तक रहेगा सर, अजलान शाह तड़प कर बोला। अजलान बख्त आलम शाह, मैं अपने और ऑफिसर्स खोने का रिस्क नहीं ले सकता, मिशन फेल हो गया है, उन्होंने दुख से कहा उसका पूरा नाम लेते हुए। वो अक्सर उसके पूरे नाम से उसे बुलाते थे जब किसी बात पर तंबीह ज़रूरी होती। नो सर, नामुमकिन, आप मुझे नहीं रोक सकते अब, अजलान शाह ने दो टोक लहजे में कहा। एक इश्क तो मुझ पर मैंने खुद ममनू किया, दूसरा इश्क मुझ पर कोई ममनू नहीं कर सकता। अजलान शाह ने सोचा पर कहा नहीं। उसने कहा तो बस इतना, इजाज़त चाहता हूँ सर। उनकी इजाज़त मिलते ही वो उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। डीआईजी साहब ने उसको जाते हुए देखा और देखते रह गए। कभी वो भी उसकी तरह पुरजोश हुआ करते थे, उन्हें भी अपनी ड्यूटी से यूं ही इश्क हुआ करता था। उन्हें याद आया किस तरह नायाब की मदद से उन्होंने शेरी और उसके गैंग को पकड़ा था। नायाब उसे खान भाई कहती थी। उसके मर जाने का दुख आज तक उन्हें था। बाबा बाबा, दोनों बेटियां उसके कमरे में आ गईं। वो जो इतनी देर काम करके थक कर बेजार होकर आंखें मूंदने ही लगा था, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। क्या हुआ बाबा की जान, अब तक सोई नहीं आप दोनों, अजलान शाह ने तानी और नीनू से कहा। वो दोनों आकर उसके गले लगी और उससे कहानी सुनाने की फरमाइश करने लगी। जाने क्या हुआ कि वो भी दोनों की फरमाइश मानकर ज़ोरों शोर से कहानी सुनाने लगा। वो दोनों उससे लगकर सो गईं। दोनों के चेहरे पर सुकून और आसूदगी की मुस्कान थी। उसके अंदर भी सुकून उतरा था उस लम्हे। कुछ सोचता हुआ वो बाहर आया। सुमन लाउंज में सोफे पर बैठी थी, खामोशी से पैर के अंगूठे से ज़मीन खुरच रही हो जैसे। अजलान शाह को अंदाज़ा था वो किसी गहरी सोच में है। वो उसके पहलू में आ टिका और बोला, शुक्रिया नीनू और तानिया को मेरे पास भेजने का, वाकई उस वक्त मुझे उनकी ज़रूरत थी, किसी अपने की ज़रूरत। वो धीमे लहजे में कहता उसके कंधे पर हाथ रख गया। मैंने नहीं भेजा उन्हें, सुमन ने कहा और उसका हाथ गिरा गई अपने कंधे से। वो हैरान हुई थी दिल ही दिल में कि उसे कैसे समझ आया कि मैंने भेजा है बच्चों को।
अच्छा चलो ठीक है, तुमने ना सही मेरी प्यारी बीवी नेहा ने भेजा होगा फिर ज़रूर। वो थी ही ऐसी बेगर्ज मोहब्बत करने वाली। उसकी रूह भी मेरा सुकून चाहती होगी। अजलान ने वैसे ही उसको कह दिया जिस पर वो भड़क कर उसका गिरेबान थाम गई। उसकी रूह भी मासूम होगी उसकी तरह। पर तुम इतने जालिम क्यों बने? बोलो, क्यों मार दिया तुमने उसे? तुम्हारी वहशत की भेंट चढ़ गई मेरी मासूम बहन। क्यों किया तुमने ऐसे? मैं नफरत करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी तुमसे, समझे तुम? सुमन के लहजे में नफरत टपक रही थी उसके लिए। वो नरमी से उसका हाथ हटा गया अपने कॉलर से, और जब बोला तो लहजे में बला का सुकून था। इतनी शदीद नफरत मत करना सुमन, के शदीद मोहब्बत के रास्ते खुल जाएं। यकीन मानो, मुझे अफसोस होगा अगर ऐसा हुआ तो। मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना नफरत ना मोहब्बत। जो अपने लिए खुद सज़ा मुंतखब कर लें उनको किसी और से गर्ज नहीं रहता। एक बात और, जल्दी मुझे बता देना, जब तुम्हें इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ादी चाहिए तो ज़रूर बता देना, क्योंकि अजलान शाह इससे बेहतर तोहफ़ा कभी नहीं दे सकता तुम्हें। और मुझे यकीन है डॉक्टर हसन आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अजलान शाह इतना कहता उठ खड़ा हुआ। आखिरी जुमला कहते हुए उसकी ठोड़ी थाम कर चेहरा ऊपर उठाता, आंखों में आंखें डालकर भारी लहजे में बोला था, जब बाजी इश्क की हो तो सबके हिस्से में मात आए। उससे अच्छा नहीं कि किसी एक के हिस्से में तो फतह भी आनी चाहिए। इश्क के इस खेल में अजलान शाह कभी खुश नसीब नहीं ठहरा। वो देखती रह गई। इतना मगरूर शख्स और इतनी गहरी बात कैसे कह गया था? वो सोच भी ना सकती थी। अब से बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात, उसे डॉक्टर हसन याद था। ये जानकर उसे शदीद हैरत हुई। कितना घुना मीसना है ना ये अजलान शाह, कितने राज अपने अंदर रखता है ये शख्स। सुमन ने कुलस कर सोचा। वो अपनी कहकर जा चुका था। बंद दरवाजे को देखती रह गई। वो कितना कुछ कह गया सिर्फ अपनी कहकर। उसने कुलस कर सोचा, पर कहती तो किससे? सुनने वाला तो जा चुका था कब से। वो ज़मीन पर गिरी पड़ी थी जिसे सुल्तान कभी एंजल मलका कहा करता था। इस रेड रूम के बेड से धक्का दे उसे कचरे की तरह फेंका था। अपना मतलब पूरा करने के बाद सुल्तान ने उसके जिस्म पर जा बजा तशद्दुद के निशानात उसके साथ हुई ज्यादती का पता दे रहे थे कि उसे बुरी तरह नोचा खसोटा गया था। वो मुसलसल रोती बयान करती यही कहती रही, उसने कुछ नहीं किया, उसने किसी को नहीं बुलाया अपनी मदद को। पर वो बहरा बन गया, उसके बयान को सुन ही नहीं रहा था, बस उसके जिस्म को इबरत का निशान बना रहा था। थक कर वो उससे माफिया मांगना शुरू हो गई, रहम की भीख मांगने लगी। फिर भी उसको रहम नहीं आया। वो उसके हाथ पांव बेड से मुकम्मल बांध कर बेबस कर चुका था उसे। शायद वो एहतजाज करती अपने हाथ पांव से, आखिर गिड़गिड़ा कर रहम मांगने लगी। तब तंग आकर उसके मुंह में रुमाल ठूंस दिया। उसकी आवाज़ तो बंद हो गई पर रुआं रुआं बैन कर रहा था। वो फूट फूट कर रो दी बेआवाज़ अंदाज में, क्योंकि सुल्तान ने उसे बाआवाज़ रोने का भी हक ना दिया था। उसके हाथ पांव खोलने के बाद वो बोला, रुमाल निकाल रहा हूँ, अब आवाज़ निकली तो जुबान काट दूंगा। रहम की उम्मीद मत रखना मुझसे, समझी? रुमाल निकाल कर उसकी ठोड़ी से ऊपर करता, उसकी आंखों में देखता, वो उसे वार्निंग देते बोला। वो ज़मीन पर बैठी थी, चेहरे पर जा बजा निशान मौजूद थे, उसकी वहशत के, दांतों के और ज़ख्मी नील की सूरत। वो रोकर अपना गम हल्का ना कर पाई, बस हिम्मत खत्म हो गई और रोने की, इसलिए खामोश बैठी थी। सुल्तान धीरे से उसके पास ज़मीन पर बैठा और उसके चेहरे को धीरे से हाथ फेरने लगा। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ किया। उसकी इस हरकत पर वो सख्त बदमज़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर अपनी गिरफ्त में लिया। वो छुड़ाने की कोशिश में हलकान हो रही थी जब वो पूछ बैठा, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हें? उसकी बात सुनकर महानूर ने ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिलाया। अच्छा, मुझे भी दर्द हुआ था जब तुमने धोखा दिया था मुझे। काश तुम ऐसा ना करती, वरना मोहब्बत हो गई थी मुझे तुमसे। सुल्तान ने इतराफ़ किया। वो तड़प कर बोली, मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने नहीं बुलाया था किसी को मदद के लिए। इस कैद को मुकद्दर का लिखा समझकर सब्र कर लिया था। वो सिसक उठी थी एक बार फिर। उसके मोहब्बत के दावे को सिरे से महानूर ने कोई अहमियत नहीं दी। उसके मोहब्बत के लफ्ज़ को वज़न दिया था उसने। वो तो अपनी बेबसी देख सफाइयाँ दे रही थी। तुम अपनी अहमियत खो चुकी हो सुल्तान की नज़र में, समझी? मुझसे कोई उम्मीद मत रखना अब, सुल्तान ने बेनियाजी से कहा। जिसकी माँ उसकी उम्मीदों पर पूरी ना उतरी हो सुल्तान, फिर वो किसी से क्या उम्मीद रख सकती है? उसने कुलस कर सोचा पर कहा नहीं। वो अंदर ही अंदर उसकी बेहिसी पर कुलसती रही, सिसकती रही। कुछ देर के बाद वो उसे छोड़ता, चादर फेंक गया उस पर जिससे उसने अपने आप को ढांपा। फिर जलीना को इंटरकॉम के जरिए बुलाया और उसके जख्मों पर मरहम रखने का कहकर यहाँ से ले जाने को कहा।
सुल्तान गाउन की डोरियां कसकर बांधता अपने रूम की तरफ बढ़ा, रेड रूम से निकलकर, जबकि जलीना उसे अपने साथ अपने रूम में ले गई, क्योंकि सुल्तान ने उसे अपने बेडरूम से बेदखल कर दिया था। वो सुल्तान की सल्तनत का हिस्सा नहीं रही, गुलाम बन गई थी अब। ताया जान, ये क्या है? वलीद शाह ने कहा। हैदर शाह को जब उसने सही सलामत हवेली में देखा तो उसने हैरत से कहा। जब उसने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो उसने ड्राइवर से कहा, मुझे सीधा हॉस्पिटल ले चलो। जिस पर ड्राइवर ने कहा, साहब ने कहा है कि पहले आपको हवेली लेकर आना है। जिस पर वो खामोश हो गया। शायद कोई ज़रूरी काम होगा या फुफ्फो वगैरह को साथ लेना होगा, इसलिए वो चुप हो गया। पर यहाँ आकर उनको ठीक ठाक देख वो अच्छा खासा भुना कर रह गया। वहाँ से तुमको सही सलामत बुलाने का मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था बेटे, हैदर शाह ने यासियत से कहा। आपने ठीक नहीं किया ताया जान, वलीद शाह ने अफसोस से कहा। वलीद शाह अपनी बेटी को खोने के बाद बेटा नहीं खो सकता था, हैदर शाह ने कहा। ताया जान, महानूर को बचाना ज़रूरी है पहले, वलीद ने अपनी फ़िक्र बताई। जानता हूँ, पर समझने की कोशिश करो। जिन लोगों में वो फंसी है वहाँ से निकालने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उसको समझने की कोशिश करो। बख्त आलम शाह है ना, वही कुछ कर सकता है। हैदर शाह हमेशा से अजलान को बख्त आलम शाह कहकर पुकारते, क्योंकि ये नाम उन्होंने रखा था, बख्त। जबकि अजलान उसके माँ बाप ने, वो उसे घर का बड़ा बेटा समझते थे हमेशा से। जब अजलान शाह कुछ नहीं कर पा रहा तो वलीद के कुछ करने का सवाल ही नहीं बनता। दिल ही तो नहीं समझता ताया जान, क्या करूं इसका? वलीद दिल ही दिल में कहता उठ खड़ा हुआ। दुख हुआ था उसे सोचता हुआ देखकर। हैदर शाह उनके जाते हुए उसे देखते रह गए। जलीना उसके जख्मों पर मरहम रखते ज़ारो कतार रो रही थी। वो उसकी अजियत खुद पर महसूस करती बोली, महानूर, रो कर, चीख कर, चिल्ला कर, कुछ तो कहो इस दर्द पर, कुछ तो बोलो। वो उसके होंठ भींच कर बर्दाश्त करने पर बोली। महानूर की आंखों का दर्द उसे तकलीफ दे रहा था। मुझे कुछ नहीं कहना अब उस बारे में, मेरा कहा एक एक लफ्ज़ तुम्हारे लिए अजाब बना देगा। सुल्तान मार डालेगा तुम्हें भी, वो सिसकी थी। मुझसे हमदर्दी मत करना जलीना, मेरा दर्द सुनकर तुम मेरी हमदर्द बन जाओगी, और ये हमदर्दी तुम्हारे लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। कह तो वो ठीक रही थी, जलीना समझ रही थी, क्योंकि अब महानूर सुल्तान की गुड बुक में नहीं रही थी। सारे लफ्ज़ जो कहने चाहिए थे वो गुम हो गए हैं। जलीना, क्या तुम मुझे कागज़ और पेन दे सकती हो? मैं किसी के लिए कुछ लिखना चाहती हूँ, महानूर ने दुख से कहा। पेपर पेन मिल जाएगा, पर क्या लिखोगी तुम? जलीना ने हैरत से पूछा। मैं वो लिखूंगी जो मैं उससे कह ना सकी, जो उसे बता ना सकी। जो उसे बता देती तो हालात शायद अलग होते। वो आहिस्ता आहिस्ता कहती। जलीना को अजियत की इंतहा पर लगी। आज जलीना को समझ आया क्यों वो उसे देखकर इतनी तकलीफ़ महसूस करती है, क्योंकि उसे भी इश्क का रोग लगा था। दर्द का रिश्ता दोनों के बीच था, क्योंकि दोनों एक ही दर्द से दो चार हो रही थी। क्यों महानूर उसे अपनी लगती थी, आज समझ आया था। वो शुरू दिन से दिल में बेइंतहा हमदर्दी रखती थी उसके लिए। वाहिद महानूर थी जिसे सुल्तान ने मलका बनाया, तब भी वो मगरूर ना हुई थी और ना ही खुश फहम। वो खाली कागज़ों को थाम गई जो कुछ देर पहले जलीना उसे देकर गई थी। सुल्तान ने महानूर को आराम की इजाज़त दे दी थी, इसलिए उस वक्त वो फ्री थी। जलीना ने उसे कहा कि बाद में लिख लें, पर उसके अंदर आज लफ्ज़ों का समंदर ठाठे मार रहा था, इसलिए उसे रोकना नामुमकिन सी बात थी। आज वो अपने अंदर का दर्द कागज़ पर उतारने का फ़ैसला कर चुकी थी। वलीद शाह, मेरी ज़िंदगी का उन्वान भी तुम हो और अख्ताम भी तुम। मेरे अंदर एक ख्वाहिश जागी है कई दिनों से। वलीद शाह, मुझे यकीन है मेरी ये ख्वाहिश तुम ही पूरी कर सकते हो। करोगे ना? हाँ, तुम ही पूरी करोगे, मुझे पूरा यकीन है। सुनो वलीद शाह, मेरा एक काम करना, फुफ्फो से कहना मुझे ये हसरत रहेगी, काश मैं उनकी बेटी होती तो ये सब ना होता मेरे साथ। वो हर चीज़ से बढ़कर है मेरे लिए। उन्हें कहना उनकी महानूर मरते वक्त भी अपनी हर सांस में उनका एहसास लेकर चली थी। हाँ वलीद, मेरा अंदर मर गया है, बस बज़ाहिर ज़िंदा हूँ मैं। अगर सांस लेने को ज़िंदा कहते हैं तो मैं भी ज़िंदा हूँ, वरना महानूर अपनी मौत आप मर चुकी है। वलीद शाह, मेरी कहानी तुम लिखना, लिखोगे ना? जब लिखना शुरू करो तो उन्वान बदनसीब लिखना, ये ज़रूर लिखना, इतनी बदनसीब थी वो जिसे कभी मोहब्बत रास ना आई। जो मोहब्बतें मिली वो उनकी बेकदरी कर गई। जिसकी सज़ा के तौर पर उसकी माँ ने मोहब्बत का झांसा देकर उसे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा उसे। लिखना के यूं ही उदास नहीं थी वो, लिखना के बुरे वक्त ने उसे मुंह के बल गिराया था।
लिखना के एतबार उठ गया था उसका दुनिया से। ये भी लिखना के मरने का सोच रही थी वो, लिखना के वो खुद से बेजार थी। ये भी लिखना के जीते जी मर रही थी वो, लिखना के वो फिर भी किसी मोजज़े के इंतज़ार में थी। लिखना के वो खाली हाथ थी मगर सारी दुनिया को कदमों में लाने का सोच रही थी। लिखना के बिल्कुल ही पागल थी वो, ख्वाब को हकीकत समझ रही थी। आखिर में लिखना कि वो एक बदनसीब लड़की थी। तुम ज़रूर लिखना मेरी बदनसीबी की दास्तान वहाँ से लिखना शुरू करना जहाँ से मेरी पहली मुलाकात हुई थी मेरी अपनी माँ से।